Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IAS. I hope you are doing really well. And we have started the series on completing whole modern history through most recommended book, that is Spectrum. And this is our third lecture on the same line. And I hope आपने first two lectures देखे होंगे, enjoy करे होंगे और retention power बढ़ाई होगी. एंड आपने अगर नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाइए, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर कनेक्टिविटी में है. इनफैक्ट मैं फिर यही बोलूँगा कि आपको कि पूरे पूरे सारे के सारे लेक्चर्स और हिस्ट्री एक कनेक्शन में आपको देखना है. आप इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते. हम चैप्टर वाइज हमें इसलिए करना पड़ता है बिकॉज वी डोंट हैव द होल एनर्जी एंड टाइम टू कंप्लीट इट इन वन गो. और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम या फिर एनर्जी नहीं होती कि एक ही टाइम पे सब कुछ आ जाए. अदरवाइज ये पूरी आपको हिस्ट्री एक कनेक्शन में देखना होता है पूरा. और वही कनेक्शन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी लाइन में हम लेक्चर थर्ड पे पहुंच गए. एंड लेक्चर थर्ड इज अबाउट एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. सो अभी तक हमने क्या देखा? अभी हमने दो चैप्टर में, देखो आप कनेक्शन देखोगे, फर्स्ट टू चैप्टर्स वी हैव स्टडीड दैट हाउ यूरोपियंस केम एंड established themselves in India for two purposes. First, they came for trade, then they established themselves as a political power. And इनमें से we saw that how English conquered most of the and conquered and सबको सप्रेस भी कर दिया बाकी यूरोपियन पावर को. हमने यूरोपियन पावर का अभी सप्रेशन देखा फ्रॉम ब्रिटिशर्स, राइट? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा. सेकंड में हमने देखने की कोशिश करी, ये तो आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस देख रहे थे, आउटसाइडर की एक्टिविटीज देख रहे थे, लेकिन इनसाइड में क्या चल रहा था, इनसाइडर्स एक्टिविटी क्या चल रही थी, दैट वर वी हैव सीन इन द फॉर्म ऑफ लेटर मुगल्स, राइट? Then we have seen in the rise of Marathas and other power, independent kingdoms, new kingdoms. We have seen successor states, Mysore, Maratha, Bengal. हमने देखने की कोशिश करी, राइट? तो उसी लाइन में हम चलेंगे कि ब्रिटिश पावर ने कैसे अपने को एक्सपैंड किया. दैट मीन्स उन्होंने कैसे इन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी, जो हमारी जिनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, मराठास का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, मैसूर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, निज़ाम का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, सिख पंजाब में सिख का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो कैसे इन सबको इन्होंने कॉन्कर किया आज के लेक्चर में हम देखेंगे. और कैसे इन सबको कंसोलिडेट किया. देखो हर कोई हमारे यहाँ पर जो रीजन थे उनमें कंसोलिडेशन नहीं थी. मराठा अलग लड़ रहे थे, राजपूत अलग लड़ रहे थे, ये आपस में क्वेरल कर रहे थे, राइट? लेकिन ब्रिटिशर्स ने सबको हरा के इंडिया को एक पूरी फॉर्मेशन दी. तो उसको हम देखेंगे कैसे उन्होंने किया इस लेक्चर के थ्रू, राइट? सो हम क्या देखने वाले हैं, एक क्विक जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ पूरे पूरे उसमें कि क्या हम करने वाले हैं. सी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ वी आर गोइंग टू हाउ ब्रिटिशर्स हैव कॉन्कर्ड बंगाल, मैसूर, मराठा, राइट, सिंध, पंजाब. एंड फिर हम देखेंगे कि उनके जो हमारे क्या बोलते हैं नेबर्स के साथ उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा था. हम देखेंगे उसमें अफगानिस्तान के साथ उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया. हम देखेंगे नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड तिब्बत. ये मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. थ्रू आउट हम इस लेक्चर में यही सब देखेंगे और इन्हीं सब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में रखे हुए हैं. ऑल राइट, सो ये आपको आइडिया लगेगा आज हम क्या क्या कवर करने वाले. तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि बंगाल, मैसूर ये निकल के आ रहे थे, ये किंगडम्स एज अ सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, न्यू स्टेट निकल कर आ रहे थे. और ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है. एक्सटर्नल रिलेशन देखेंगे हम, ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे एक्सटर्नल स्टेट्स के साथ कांटेक्ट रखा, जिनका इन्फ्लुएंस आज भी पड़ता है. आज भी आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि नेपाल की ट्रीटी ऑफ सगौली को न्यूज़ में इतना लिया जा रहा है. आपने काला पानी इशू पढ़ा होगा. इनका इन्फ्लुएंस आज भी है जो ब्रिटिशर्स 100-200 साल पहले करके गए. ये हम समझने की कोशिश करेंगे इन लेक्चर्स के थ्रू कि कैसे हमने इनको ब्रिटिशर्स ने एक एक करके कैसे कॉन्कर किया. तो ब्रिटिशर्स की आप इस लेक्चर के थ्रू दो पॉलिसी समझेंगे बेसिकली. एक वॉर पॉलिसी जो इंपीरियलिस्टिक नेचर बताता है ब्रिटिशर्स का, आपने स्पेक्ट्रम के थ्रू पढ़ा भी होगा. और
एक इनका डिप्लोमेटिक एंगल भी हम पढ़ेंगे, डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कैसे रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को यूज करके उन्होंने, जिनमें वॉर का यूज नहीं किया लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एक डिप्लोमेसी का यूज करके उन्होंने हमारी टेरिटरीज को सबडक्ट किया, सबवेंट किया। अंडरस्टैंडिंग वॉर के थ्रू हम देखेंगे कैसे उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो सिंध, एंग्लो पंजाब, एंग्लो अफगान, इस सारी वॉर्स को हम पढ़ेंगे। इनके इंपॉर्टेंट नेम्स, इनके इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज होंगी इन्वॉल्व उनको पढ़ेंगे, इनकी डेट्स इनको देखेंगे, कुछ ट्रीटीज जो इंपॉर्टेंट होंगी इनको देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी इन पे फोकस करता है। देखो यूपीएससी कभी भी कहानी नहीं पूछेगा, मराठा में हम बहुत कहानी पढ़ने वाले हैं, पढ़ी भी हो गया आपने स्पेक्ट्रम के थ्रू, लेकिन वो कहानी पे इतना फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं इवेंट और क्यों हुआ वो इवेंट, दो चीजों पे, राइट। तो उसी लाइन में हम ये सब पढ़ने वाले हैं आज। शुरू करेंगे हम। अब मैं आपको हमारा देखो हमारा पढ़ने का मेथड वही रहेगा यार, हर एक एमसीक्यूज को हम एक कंसेप्ट की तरीके से लेंगे। तो हर एक एमसीक्यू सपोज इनमें क्रिएट किए गए हैं तो उन्हीं में मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया लग चुका होगा हमारे पढ़ने का मेथड। और स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए यार। आप, मैं फिर बोलूंगा, आप रैंडमली उठ के आए हैं और आपने ये वीडियो चला लिया है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं, भाई इसको देखो, आप आराम से इसको टाइम अलॉट करो इस वीडियोस को, और आराम से बैठ के इन वीडियोस को आप देखो। आई मीन कि आप इनको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करो कि चलो आपने 1 घंटा पढ़ लिया, अब 1 घंटा यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और एक्टिव रिकॉलिंग मैं आपको पहली क्लास से ही बोल रहा हूँ, वो आपको करना ही करना है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा यार, लास्ट लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे तो आप कनेक्शन फील कर पा रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर देन। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, तो ये 46 मीन हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है फर्स्ट उससे, तो ये उससे है, तो आप अब आप सॉल्व करें यार पहला क्वेश्चन। वही मेथड वही रहेगा, पॉज करिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए, देन देखिए हम क्या कैसे कर रहे हैं और कैसे होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी को देखेंगे हम, क्या है कैसे आया और क्यों हुआ, ये सब देखेंगे। अब स्टेटमेंट देखो, अब और देखना हमें ऐसे जैसे एग्जाम में आ गया ये एग्जैक्टली उठ के। स्टेटमेंट आप देखिए, द वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ नवाब ऑफ बंगाल्स ट्रेडिंग राइट्स ग्रांटेड टू द ब्रिटिश। ओके, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस लेवी बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी एम्प्लॉयज। ऑल राइट, ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा विदाउट द नवाब्स कंसेंट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये देख लो भाई, इनकरेक्ट यार, आपने आप में से कुछ ने यहाँ गलती करी होगी जरूर, और जिन्होंने गलती करी थी एक बार वो एक्सेप्ट करेंगे कि क्या करी थी उन्होंने, एक बार आइडिया तो लगे हमें, राइट। तो हम इसको समझने से पहले एक बार ओवरऑल आइडिया लें कि क्या चल क्या रहा था बंगाल में उस वक्त। ये बंगाल वाला एरिया हमारा, राइट। तो हमने देखा था बंगाल में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मुर्शिद कुली खान 1720 में यहाँ के सूबेदार बनते हैं, राइट। हमने देखा था लास्ट क्लास में, एस्टेब्लिश कर देते हैं बंगाल को, इंडिपेंडेंट कर देते हैं, और इन्होंने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद बनाई होती है, मुर्शिद कुली खान ने, इसीलिए मुर्शिदाबाद नाम भी पड़ा। फिर हम देखिए इसी लाइन में हमारे पास आए इनके बेटे शुजाउद्दीन, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इन्हीं लाइन में सरफराज आए, आपने पढ़ा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नाम में नहीं लिख रहा। फिर एक इंपॉर्टेंट रूलर आए लेकिन, अलीवर्दी खान, ये इंपॉर्टेंट है यार, इनका रूल भी लंबे टाइम तक चला, 1756 इनका टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड है 1700 टू 1720, इसके बीच में ये रूलर्स आए। तो यहां पर आप जब देखोगे ये एरिया, यहाँ पर ब्रिटिशर्स, आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मैसूर के साथ हमने फ्रेंच के साथ हमने इनकी लड़ाई देखी थी, कार्नाटिक वॉर्स देखी थी इसी पीरियड में, 1740s के पीरियड में, राइट। लास्ट क्लास में आपको याद होगा। तो अब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या था, ब्रिटिशर्स इसके ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिशर्स 60% जो ट्रेड होता था ब्रिटिशर्स का, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले जाते थे, वो 60% ट्रेड यहाँ से बंगाल के रीजन में होता था। तो इस वजह से ये रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट था। इन रूलर के टाइम पे बंगाल इतना प्रॉस्पेरस हुआ, इन्होंने इतना इकोनॉमिकली डेवलप किया, और कैसे किया मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। देखो
बंगाल का आप लोकेशन देखो, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट अटैक कर रहा है तो ये रीजन हमेशा अनस्टेबल रहा, हमने देखा। यहाँ पर फॉरेनर्स आ रहे थे हमारे यूरोपियंस, ये रीजन हमेशा वो रहा, अनस्टेबल रहा। यहाँ मराठा का ओरिजन हो रहा है, अनस्टेबल रीजन। एक यही रीजन था जहाँ पर कोई एक्सटर्नल एक्सकर्शन नहीं थी, एंड यहाँ पर कोई इंटरनल डायसेंशंस भी नहीं थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक बहुत ही इनको सेफ वो मिला, और जहां पर ये प्रॉस्पेरस भी कर पाए, ग्रो भी कर पाए, और इन लीडर्स का इन्फ्लुएंस भी था, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, और उनके बीच में जो आए। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई बंगाल में, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी तक कैसे पहुंचे, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं अभी। बैटल ऑफ प्लासी की ऐसा क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी होनी पड़ी। प्लासी बंगाल में एक जगह है, प्लासी और कहीं नहीं है। प्लासी बंगाल में एक जगह है, ठीक है। तो वहां तक हम पहुंचे कैसे, ये हम देखते हैं। रीजंस आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। तो अलीवर्दी खान, इनका रोल क्या था? ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे, ये बंगाल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वहां के ट्रेडर्स को, लोकल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन इंग्लिश वहां पर क्या कर रहा था? रैम्पेंट मिसयूज कर रहा था अपने जो उनको राइट्स मिल रखे थे बाय इंपीरियल फरमान, मुगल एम्पायर से जो राइट ले रखे थे उन्होंने। अलीवर्दी खान उसके खिलाफ हो गए थे, इनका कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। प्रॉपर ये इनको वो करते थे कि इनके राइट्स छीन लेते थे, बिकॉज राइट इनको ये मिसयूज कर रहे थे, और ये इनको बचाते थे बिकॉज बंगाल में जो पैसा आना चाहिए था वो इंग्लिश लोग खा रहे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको इतना सब कुछ सिर्फ समझना है, आपको याद यही रखनी है कि मुर्शीद कुली खान से लेके अलीवर्दी खान तक आए। फिर नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ के वो बनाते हैं नवाब, वो थे मिर जाफर। ठीक है, तो इनके यूज हम बैटल ऑफ प्लासी तक पहुंचेंगे, जहां पर हमारा रीजंस जो है कि भाई यहाँ पर रैम्पेंट मिसयूज करा ट्रेड प्रिविलेजेस का। दूसरा क्या करते थे? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स और ड्यूटी कुछ नहीं देते थे। थर्ड जो मेजर इन्होंने कर दिया ब्रिटिशर्स ने, कैलकाटा जो इन्होंने बनाया था, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, दैट 3 विलेजेस को इंक्लूड करके इन्होंने कैलकाटा फॉर्म किया था। एंड यहाँ पर इन्होंने फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दी थी। फोर्टिफिकेशन करने का रीजन उन्हें कैसे मिला? यहाँ पर मराठा अटैक कर रहे थे, तो उनको रीजन ये दिया कि भाई यहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, एंड इन्होंने एंट्रेंचमेंट और फोर्टिफिकेशन कर दिया था विदाउट द नवाब्स परमिशन। फोर्थ रीजन, मिसलीडिंग नवाब ऑन, मतलब देवर मिसलीडिंग द नवाब ऑन वेरियस फ्रंट्स। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि नवाब के एनिमी कृष्णा दास को इन्होंने असाइलम प्रोवाइड किया था। राइट, डेट जाननी बहुत जरूरी है बैटल ऑफ प्लासी की, दैट इज 1757। ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और इनकरेक्ट पूछा है तो तीनों सही है। कौन सा होना चाहिए? डी, क्योंकि इनकरेक्ट तो कोई सी भी नहीं है। ये प्लासी की लोकेशन देखिए यार, मुर्शिदाबाद देखिए आप, चंद्रनगर, हुगली, हमने लास्ट, ये कैलकाटा। जब यहाँ पर अलीवर्दी खान को पता चला ना, उन्होंने अपनी फोर्स भेजी कैलकाटा में, और इनको नीचे की तरफ आना पड़ा पूरे ब्रिटिशर्स को। और यहाँ पर आपने एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी पढ़ी होगी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू द ब्रिटिशर्स। 146 अराउंड ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे में इन्होंने दे लाइक बंद कर दिया था पूरा पूरा, एंड इसमें से कई लोग मर गए थे, तो इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से फेमस था इवेंट। ठीक है, हमें ब्लैक ये बैटल ऑफ प्लासी क्लियर हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी बिटवीन मिर कासिम एंड द कंपनी। अब ये मिर कासिम कंपनी को भी देखेंगे हम। साइंड इन 1760, Mir Qasim agreed to cede the company the districts of Burdwan, Midnapur, and Chittagong. Mir Qasim agreed to pay off the outstanding dues to the company. It was agreed that tenants of the Nawab's territory would be allowed to settle in the lands of the company. Which of the above? अभी भी हमने ये देखो करेक्ट पूछा है, राइट।
तो हमने देखा था यार, मीर कासिम को हमारा अलीवर्दी खान के बाद मीर कासिम आ गए थे। मीर कासिम नहीं, सॉरी, मीर जाफर आए थे, मीर जाफर। तो मीर जाफर को जब इन्होंने यहाँ पर स्टेब्लिश करवाया, देखो इससे पहले आपको स्टोरी जाननी जरूरी है। अलीवर्दी खान एक केपेबल रूलर थे, ठीक है। अलीवर्दी खान के बाद आए हमारे यहाँ पर सिराज उद दौला। सिराज उद दौला अलीवर्दी खान के बाद आए। इनका टाइम पीरियड था 1756 टू 1757। ये बहुत ही छोटी उम्र में आ गए थे, लेकिन इनके टाइम पे यार बहुत सारे मिस हैपनिंग्स हो रही थी। दैट वाज इनके खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, घर के कॉन्फ्लिक्ट, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हम बोल सकते थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे। आपने पढ़ा होगा कैसे इनके आंट घसीटी बेगम इनके खिलाफ थी, इनका कज़न इनके खिलाफ था, इनके जो कमांडर थे हिमसेल्फ, जो मीर जाफर थे, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो सिराजुद्दौला काफ़ी इनसिक्योर थे इन सब चीज़ों को लेके। तो इसीलिए इन्होंने इन सब से तो दुश्मनी ली ही ली, साथ में अटैक कर दिया इंग्लिश के साथ भी। तो इंग्लिश ने यहाँ पर बहुत ही डिप्लोमेटिक और डिसीड से सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि इन्होंने ये जो ये जो अपोजिशन में थे, इनको अपने साथ ले लिया था इंग्लिश ने। आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ समझनी होती है यार, इसमें कुछ याद करने के लिए नहीं होता, और ना आपसे कोई मेंस में ऐसा कुछ पूछने वाला है। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि इंग्लिश जीता कैसे। तो जब ये दोनों भिड़े बैटल ऑफ प्लासी में, दे एनकाउंटर्ड, मतलब जब ये दोनों आपस प्लासी में मिले, तो एक तरफ थे हमारी अलीवर्दी की फौज वर्सेस हमारे इंग्लिश को कौन रूल कर रहा था तब? गवर्नर कौन थे इंग्लिश के वहां पर, जो रिप्रेजेंट कर रहा था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ये मद्रास से, ये वाले एरिया से फ्रेंच को हरा कर आए थे। देयर मोरल वाज टू हाई, ठीक है। इनके पास एक वो था, एक इनसाइट्स थी क्लाइव के पास। तो यहाँ पर एक ब्लडलेस वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारे के सारे ट्रेचरी कर दी थी अलीवर्दी की जो साइड में थे, उन्होंने ट्रेचरस थे, तो उनके साथ ना मिलके वो क्लाइव के साथ मिल गए थे। क्लाइव ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई कंडक्ट, और बैटल ऑफ प्लासी में जीता कौन? इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को उससे हुआ क्या यार, हमने यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर 1760 में वो 1760 में एक ट्रीटी साइन करते हैं। तो मीर जाफर के बाद जब ये ओल्ड हो गए, और मीर जाफर के बाद हम एक ढूंढने लगे कि किनको बनाए, तो मीर कासिम को एक मौका दिया गया। अब मीर कासिम और जब मौका दिया गया, तो कंपनी ने सोचा दैट मीर कासिम को हम बिठाएंगे और ये हमारे हिसाब से चलेगा, ठीक है। शुरुआत में तो उन्होंने सही सोचा, लेकिन लेटर ऑन मीर कासिम वॉज एन इंटेलिजेंट रूलर यार। इनको समझ में आ गया दैट यार, अगर मैं जब तक ब्रिटिशर्स के क्लोज रहूंगा, ये मेरे को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो इन्होंने अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, ये याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा। मीर कासिम इंटेलिजेंट रूलर थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करने दिया अपने आप को, उन्होंने रेजिस्ट किया। तो 1760 में आप देखेंगे शुरुआत में ट्रीटी देखेंगे, तो यार इसी लाइन में हुई कि सीड टू द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुर्दवान, मिडनापुर एंड चिटागोंग। ये अपने बांग्लादेश एंड बंगाल में एरियाज हैं, इनको सीड कर दिया था इन्होंने शुरुआत में। तभी तभी तो मीर कासिम को बनाया इन्होंने। मीर कासिम ने ये भी एग्री कर दिया था, चलो आउटस्टैंडिंग ड्यूज दे देंगे। और ये एग्री किया था दैट टेनेंट्स ऑफ द नवाब्स टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ द कंपनी। आप कंपनी को देख रहे हो कैसे टर्म्स में साइन कर रही थी इंडिया के साथ, अपने इंडिया के नवाब के साथ कैसे टर्म्स थे। तो कभी भी यूपीएससी अगर इनको पॉजिटिव टर्म्स में दे दे कि इंडिया का फेवर हो रहा है या फिर नवाब का फेवर हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस ब्रिटिशर्स एक उस वाले अपर हैंड में थे। तो उनकी ये जो ट्रीटी आप देखेंगे, ये सप्रेसिंग ट्रीटी होंगी। तो मीर कासिम को काफ़ी सप्रेशन लगा। अभी इसको थर्ड रॉन्ग हो गया, तो हम थर्ड को रॉन्ग करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ये स्टेटमेंट कैंसिल हो रही है। अभी ये भी बची है, तो हमें इन दोनों का आइडिया होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तभी हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे मतलब लेस चांसेस होंगे फिर इसको करेक्ट करने के। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। तो अब हम एक लाइन, हमने एक सेकेंड, हमने बैटल ऑफ प्लासी तक देखने की कोशिश करी, कैसे हम आए, कैसे मुर्शीद कुली खान से लेके अलीवर्दी खान तक आए, इन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया।
चैलेंज किया तो, लेकिन सिराज उद दौला के टाइम पे इनकी कंडीशन काफ़ी वीक थी, इंटरनली भी डैमेज थे। रॉबर्ट क्लाइव आए, वर्सेस इनके साथ हुआ तो ये तो बहुत आसानी से रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया ना। ट्रीटी, उसके बाद मिर जाफर इन्होंने यहाँ का नवाब बनाया, लेकिन लेटर ऑन 1760s में मिर कासिम को इन्होंने एक रबर स्टैम्प की तरह यूज़ करने की कोशिश करी। मिर कासिम ने रिवोल्ट तो नहीं किया, बट उन्होंने पॉलिस डिफाई करने लग गए ब्रिटिशर्स को। एंड लेटर ऑन आप देखोगे मिर कासिम अवध भाग जाते हैं, और अवध में उन्होंने अवध के रूलर शुजा उद दौला और वहां पर शाह आलम टू भी आ रखे थे। ये कौन थे हमारे शाह आलम टू? मुगल एम्परर। इनके साथ एक पैक्ट किया और ये तीनों ने मिलके ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने की कोशिश करी, और इसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बैटल ऑफ बक्सर। तो आप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे बंगाल को हम कैसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। द कंबाइंड आर्मीज, और ये टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना आप, 1700 टू 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर। अब देखेंगे हम द कंबाइंड आर्मीज ऑफ, देखिए, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम टू वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश फोर्सेज अंडर मेजर हेक्टर मुनरो। ये भी नोटिस करिएगा आप। यहाँ हमारा पर्सपेक्टिव, आपने, आई होप आपने पॉज करके पहले आंसर कर दिया होगा, राइट। अब यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करना नहीं और सही आंसर निकालना नहीं, यहाँ पर हमें याद करना भी है यार। आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना भी है कि आपने मेजर हेक्टर मुनरो को पढ़ते वक्त शायद स्किप कर दिया होगा। स्किप भी क्या, आप पढ़ के आगे निकल गए होंगे, इतनी इंपॉर्टेंस नजर नहीं आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट तब बन जाएगा जब ये यूपीएससी एक बार दे देगा अपने पेपर, प्री के पेपर में दे देगा, उसके बाद से हर कोई इतना फोकस करेगा इन सब चीजों पर। The English were also permitted duty-free trade in Bengal except for a duty of 2% on salt. करेक्ट पूछा है आपसे। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इंग्लिश वर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल एक्सेप्ट फॉर अ ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सॉल्ट। ये आपको समझना जरूरी है, कासिम के साथ इनका ये इंग्लिश को परमिटेड था। तो हमने कहाँ तक देखा, अभी आपको समझाने की कोशिश करूँ तो 1700 में मैं बोलूँ बंगाल को प्रॉस्परस बनाने में मुर्शीद अली खान का बहुत बड़ा हाथ था, इंडिपेंडेंट बनाने में भी। प्रॉस्परस किया, अलीवर्दी खान आए, देखा कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी। यहाँ पर सिराज उद दौला आए, इन्होंने तो कंप्लीट रिवोल्ट किया इनके अगेंस्ट, लेकिन इनके अपने बंदे ट्रेचरस निकले। तो यहाँ पर क्लाइव विनर आए एंड बैटल ऑफ प्लासी में इनको 24 परगनास की दीवानी लेने का राइट मिल गया। इन्होंने अपना ही पपेट मिर जाफर को स्टैब्लिश किया। देन मिर कासिम को एक चांस दिया, मिर कासिम ने रिवोल्ट कर दिया एंड एक फॉर्मेशन करी अवध के साथ एंड मुगल एम्परर के साथ। अवध के राजा कौन, नवाब कौन? शुजा उद दौला। एंड यहाँ के क्या बोलते हैं, मुगल एम्परर कौन? शाह आलम टू। बैटल ऑफ बक्सर को आगे देखेंगे हम, कैसे बैटल ऑफ बक्सर में ये बुरी तरह हारते हैं यार। और बैटल ऑफ बक्सर में जब ये हार जाते हैं, कौन हारते हैं? हमारे जो ट्राईपार्टाइट, ये जो पैक्ट जिन्होंने कर रखा है, ये हार जाते हैं। और जब हारते हैं तो आप सोच रहे हैं मुगल एम्परर जो रूल कर रहे थे अभी तक पूरे उसमें, तो ब्रिटिशर्स का मोरल कितना बूस्ट किया होगा जब ये जीते होंगे यहाँ से। तो एक पूरा पूरा होल्ड नॉर्दर्न इंडिया पे इस बैटल के थ्रू मिल गया था। और 1765 में बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग और बहुत ही ऑपरेसिव ट्रीटी साइन करी थी ब्रिटिशर्स ने। और खूब, आई मीन यू विल नोटिस कि कैसे इन्होंने पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू सिस्टम अपने अंडर कर लिया था। 1765 की ट्रीटी आपको याद रहनी चाहिए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसको मैंने एमसीक्यू में भी डाला है, आप अभी याद करेंगे इसको। अब यहाँ देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, देखिए मैंने आपको बताया 1765, राइट। कहीं नहीं लिखा 1765, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नवाब सूजा, देखो मैं टाइमलाइन तभी बताता हूँ जब कोई इंपॉर्टेंट होगी। मैंने आपको मुर्शीद कुली खान की बताई थी इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे। फिर मैंने अलीवर्दी की बताई क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे 1740 टू 56। फिर 56 टू 64 65 तो इंपॉर्टेंट ही है जो आए हमारे।
ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है। मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम, और फिर क्या बोलते हैं बाकी के रूलर्स के साथ इन्होंने जो करा, पैक्ट साइन। नवाब शुजाउद्दौला एग्रीड टू पे 50 लाख टू द कंपनी एज अ वॉर इंडेमनिटी। जो वॉर हुआ उसका खर्चा भी नवाबों से निकाला इन्होंने, अवध के नवाब से, बिल्कुल। शाह आलम टू agreed to issue a फरमान granting the Diwani of Bengal, Bihar, Orissa to East India Company in lieu of an annual payment। दीवानी राइट्स मिल गए इनको बीबीओ के, इसको बीबीओ के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। शाह आलम टू नव एम्परर थे, और दीवानी राइट्स वही दे सकते हैं। आपका डाउट ये नहीं होना चाहिए ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुगल एम्परर वही थे। आप देखोगे इन्होंने इनको हरा के खुद ऑक्यूपाई नहीं किया, इन्होंने पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहां पे से रेवेन्यू, जहां से पैसा मिल रहा है वो चीज अपने ऊपर लिया, और इनको पपेट बना के रखा। इनको भेज दिया इलाहाबाद, कारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ये पॉइंट याद में रखना है यार, कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो इन्होंने करी थी, एक नवाब ऑफ अवध से करी, एंड दूसरा शाह आलम टू जो एम्परर थे उनसे करी। अवध से उन्होंने कारा और इलाहाबाद ले लिया, और वॉर इंडेमनिटी का खर्चा उठा लिया। तो दो पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। शाह आलम टू को इन्होंने बोल दिया कि भाई आप पेंशनर हैं और हमको दीवानी राइट्स दे दीजिए, और अब उनको पेंशनरी, उनको इलाहाबाद में उन्होंने पेंशन देनी शुरू कर दी, और सबसे इंपॉर्टेंट दीवानी राइट्स ले लिए। और निजामत फंक्शंस के लिए भी जो रेवेन्यू लगेगा, निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो देखना था उन्हें, उसके लिए भी इन्होंने पेमेंट इनसे लेना शुरू कर दी। ठीक है, तो हमने बंगाल कैप्चर कैसे किया ब्रिटिशर्स ने, एमसीक्यू के थ्रू देखने की कोशिश करी। बंगाल में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, दैट इज प्लासी एंड बक्सर। ब्रिटिशर्स ने सबसे प्रॉस्पेरस यहाँ पे जो सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट था, प्रोविंस था, सूबा था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। यहाँ पर उन्होंने शाह आलम को अपने रबर स्टैम्प की तरह यूज कर रहे थे, नवाब को रबर स्टैम्प की तरह यूज कर रहे थे। डिप्टी सूबादार जो होगा वो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करेंगे। इनका एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया में, इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया। और यहाँ पर लेकिन अभी भी पावर थी, यहाँ पर मराठा पावर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ मैसूर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये थ्रेट है, राइट, यहाँ पर मैसूर एग्जिस्ट कर रहा है, ये थ्रेट है अभी भी ब्रिटिशर्स को। लेकिन ब्रिटिशर्स का यहाँ मोराल देख रहे हैं आप, सुपीरियर मोराल। और अब इनको ये दो कैसे क्रश करे, मराठा, यहाँ पर पंजाब, और कैसे क्या बोलते हैं मैसूर को इन्होंने एनेक्स किया। अब हम आगे के एमसीक्यूज को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट फर्स्ट मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर्स। The English concluded a treaty with the Nizam of Hyderabad, persuading him. Okay. Next. The Nizam paid the Marathas to turn them neutral, and promising to share the conquered territories with the Nizam, converted the Nizam into his ally. समझ रहे हैं आप? तो पहले सब आपने, आई होप क्लियर, आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी। सी इज बोथ 1 and 2 एंड डी इज नाइदर 1 and 2। तो कौन सा हुआ सी और डी में से? तो इसे करने से पहले आपको एंग्लो मैसूर वॉर समझना पड़ेगा, और एंग्लो मैसूर को समझने से पहले आपको मैसूर जरूर देखना होगा, कहां पर मैसूर का किंगडम था और इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो हम देखेंगे मैसूर पहले एक छोटा सा किंगडम हुआ करता था यार। मैसूर एक पहले छोटा सा किंगडम हुआ करता था, फिर वो ग्रेजुअली ग्रो किया अंडर हैदर अली। ये यहाँ पर एक वोडियार, ये पहले पूरा आपने मिडिवल में पढ़ा होगा, ये पूरा पूरा विजयनगर एम्पायर के अंडर था। आपने पढ़ा होगा एक 1565 में बैटल ऑफ टल्ली कोटा हुई, टल्ली कोटा आपने पढ़ा होगा, मुझे यकीन होगा आपको याद भी होगा। सी आपको ये इवेंट्स ना ऐसे याद रखने पड़ेंगे यार। 1565 बैटल ऑफ टल्ली कोटा के बाद ही यहाँ पर एक जोन मिला, वोडियार डायनेस्टी के हिंदू रूलर्स को जोन मिला बढ़ाने का और मैसूर में फ्लरिश करने का। आप देखेंगे कैसे एक लीडर की जरूरत थी और हैदर अली ने उस लीडरशिप को पूरा किया, एंड 1761 में ये इन्होंने पूरा एक्सपेंशन किया मैसूर का। तो यहां पर तक आप मैसूर देखेंगे, शुरुआत में यहां तक फैल गया था मैसूर।
और आपने देखा ही होगा इन्होंने यहाँ ये कर्नाटक वाले रीजन में कैसे, नॉर्दर्न सर्कल वाले रीजन में, कर्नाटक वाले रीजन में ब्रिटिशर्स अपना इन्फ्लुएंस बना रहे थे। हमने लास्ट क्लास में ये देखा भी, कैसे आरकॉट कर्नाटक की कैपिटल थी। यहाँ पर हमने फ्रेंच और कर्नाटिक वॉर्स देखी हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर थ्रेड था ब्रिटिशर्स को, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फोर एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई, जिसमें मैसूर को कंप्लीटली एनेक्स किया। वही मैसूर वॉर्स हमने को समझनी है। कहानी समझने का वो ये होता है कि कभी आपको कुछ एग्जैक्ट याद ना रहे तो आप उस पॉइंट तक पहुंच पाए, इसीलिए हम कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ ना, तो यहां तक रह गया मैसूर का एरिया। देख रहे हैं आप, मतलब फाइनल एंग्लो मैसूर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई वो सिर्फ और सिर्फ ये रह गया। और पहले कहां तक था, आप ये वाला एरिया पूरा देखेंगे। आंध्र प्रदेश, आज का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वाले रीजन में। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंग्लो मैसूर वॉर हमने देखा, ये देखिए ये निज़ाम। तो एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई वो हमको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही थी, निज़ाम एक साइड से मराठा थे और एक साइड से इंग्लिश थे। तो इन तीनों ने पैक्ट किया दैट दे विल फाइट विद द हैदर अली, जो मैसूर के उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव और किंग थे। और वहां पर हैदर अली ने अपना स्किल दिखाया, ऑफ डिप्लोमेटिक स्किल। वहां पर उन्होंने मराठास को न्यूट्रल रहने के लिए बोला, एंड अपना निज़ाम को भी इन्होंने अपनी तरफ कन्वर्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी इन्होंने, जो कि हैदर अली के टर्म्स में थी। समझ रहे हैं आप, हैदर अली डोमिनेट कर रहा था यहाँ पर। फर्स्ट मराठा ट्रीटी में ये हुआ। तो अगर आपसे ये बोला जाए इंग्लिश कॉन्क्लूडेड ट्रीटी विद द निजाम ऑफ हैदराबाद परसुएटिंग हिम, करेक्ट किया था। निजाम पेड द मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल एंड प्रॉमिसिंग टू, तो ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि इनको मराठास और हैदराबाद को अपने अंदर लें, अपने उसमें पैक्ट में लें। तो आप हमेशा जब भी एंग्लो मैसूर करें ना, तो मराठा और निज़ाम को ना भूलें यहाँ पर, क्योंकि इनका रोल भी बहुत बड़ा था। आप देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने ही लोगों को आपस में लड़वाया, ये लोग अपने ही थे। और इन्होंने यहाँ पर तो डिवाइड एंड रूल, कोई हम मुस्लिम और मुस्लिम और हिंदू के केस में नहीं देखते ब्रिटिशर्स का। इनका पॉलिसी ही यही था शुरुआत से। और कुछ हमारे डाइशन वो भी थे, हमारी नेगेटिव्स भी थे कि हम यूनाइट नहीं हो पाए, एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिया हमने। राइट, ये मैप में देखना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि आप यहाँ पर भी देखोगे माहे थर्ड थर्ड एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर माहे के चक्कर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए एनेक्सेशन ऑफ माहे। अब देखो ये आ गया ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एनेक्सेशन ऑफ माहे बाय द ब्रिटिशर्स, failure of Britisher to fulfill the terms of the defensive treaty with Hyder when he was attacked by the Marathas in 1771. Hyder Ali formed a grand alliance with the Nizam of Hyderabad and the Marathas against the British. Which of the above are considered the reasons for second Anglo-Maratha war क्यों हुई? फर्स्ट का टाइम पीरियड आपने, मैं आई एम सॉरी आपको बताना भूल गया, फर्स्ट का टाइम पीरियड हमारा 1766 टू 1769। ठीक है, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। 1766 टू 1769, 1767 भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए। वैसे इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इतने क्लोज ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जब ये फर्स्ट को कंक्लूड करा हमने ट्रीटी ऑफ मद्रास से, तो यहाँ पर हैदर अली ने इस कंडीशन पे अपनी टेरिटरीज जो कॉन्कर करी थी वापस दे दी कि जब भी हमारे ऊपर अटैक होगा, बाय अटैक किससे होगा, निज़ाम से एंड मराठास से, तो ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प करेंगे। ये ट्रीटी फर्स्ट ट्रीटी में साइन हुआ था, दैट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो फर्स्ट का, अब सेकंड का कारण ही ये बना, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का रीजन ही यही बना कि जब मराठास ने मैसूर पे अटैक किया तो ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया। हैदर अली को ये सही नहीं लगा। हैदर अली ने, मतलब मेन कॉज हैदर अली का यही था कि ये आपने ट्रीटी को फॉलो नहीं किया, तो इनके
ग्रीवांसेस हो गए ब्रिटिशर्स के साथ। तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक और काम किया कि जब ये बढ़ रहा था कि माहे कैप्चर कर लिया। और माहे कहाँ पर है? ये माहे आज की डेट में एक फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रेंच कॉलोनी रही थी। ठीक है, माहे, पौंडीचेरी, कराईकल। ठीक है, तो माहे एक बहुत पोर्ट भी बहुत फेमस पोर्ट भी है अभी भी, और पहले के टाइम में और भी ज़्यादा था, मैसूर के अंडर आता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। तो हैदर अली को ये कंप्लीट, हैदर अली ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन करी और सेकेंड वॉर शुरू हो गई। सेकेंड वॉर 1780 से 1784 तक चलती है। लेकिन हुआ ऐसा 1782 में हैदर अली वो सो केपेबल कि वो जीत ही रहा था कि 82 में ही गॉट डाइड। देन केम हिज सन टिपू सुल्तान, एंड टिपू सुल्तान ने सेकेंड एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वॉर को कंक्लूड किया ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। बिकॉज यहाँ पर कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और मतलब कंक्लूजन नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने जो टेरिटरीज मैसूर ने ऑक्यूपाई करी होंगी ब्रिटिशर्स की, वो लौटा दी, एंड ब्रिटिशर्स ने जो करी थी वो लौटा दी। तो 1783 में हम देखेंगे कि हमारा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गया था। दो वॉर देख लिए हमने, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेटेड टू द कॉजेज ऑफ थर्ड मैसूर वॉर हेल्ड बिटवीन 1790 टू 1792? थर्ड 1790 92, फर्स्ट 1767 69, सेकेंड 80 टू 84, थर्ड ये हमने देख लिया। थर्ड पे हम एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज बाय टिप्पू सुल्तान एट द कॉस्ट ऑफ राजा ऑफ ट्रेवनकोर। ठीक है, द ट्राइपार्टाइट अलायंस बिटवीन द ब्रिटिश निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास। आई होप आपने ये करा होगा। तो हम देखेंगे थर्ड का कॉज यही हुआ था कि टिप्पू सुल्तान ने त्रैवनकोर का रीजन भी यही था कि त्रैवनकोर यहाँ पर ब्रिटिशर्स को वो कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो मैसूर ने अटैक किया टिप्पू सुल्तान के अंडर त्रैवनकोर के ऊपर, ब्रिटिशर्स इनकी हेल्प में आए। फिर से एक ट्राइपार्टाइट अलायंस हमको देखने को मिलेगा। तभी आपके जब भी एंग्लो मैसूर वार आए और आप सुने तो हैदराबाद और मराठास का बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पर डिप्लोमेसी में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। आप थर्ड हमने थ्री कवर कर लिया हमने। फर्स्ट हमने देखा 1767 टू 1769 कौन सी ट्रीटी साइन करी थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। देन 1780 टू 84 कौन सी ट्रीटी साइन करी है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। यहाँ पर हैदर अली मर जाते हैं और उसके बाद उनके बेटे टिप्पू सुल्तान आते हैं। देन 1790 टू 92 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ठीक है, अब हम फोर्थ वॉर देखेंगे। सॉरी, ये फोर्थ में हम ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम करते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है बहुत, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। अभी आप इसके थ्रू पढ़िए। टिप्पू फॉलोड ऑल द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम एंड गॉट हिज सन रिलीज। मेरे ख्याल से हम थर्ड में करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। हाँ, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। Tipu defeated the English General Stuart and General Harris. The Treaty of Madras was associated with it. तो आपको मैंने तो ये पढ़ा रखा है, ट्रीटी ऑफ मद्रास किससे एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है? फर्स्ट एंग्लो मराठा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार यूपीएससी में, आपको ये समझना पड़ेगा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से एसोसिएटेड है ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो आप थर्ड को कैंसिल कर देंगे, तो आपके दो ऑप्शन बचे। आपके पास 50-50 है। सपोज आपको ये दोनों नहीं आते तो आप लगा के आएंगे थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव गेसिंग करके। सपोज आपको ये नहीं पता कि यार टिप्पू डिफीटेड द इंग्लिश, ऐसा तो शायद ही हुआ होगा, शायद आपको नहीं पता हो, तो आप पहली वाली स्टेटमेंट चेक करिए। टिप्पू फुलफिल्ड ऑल द टर्म्स ऑफ सेरिंगापट्टनम एंड गॉट हिज सन्स रिलीज। बिल्कुल, थर्ड मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुआ था। एंड ब्रिटिशर्स का जो आप कभी भी ट्रीटी देखेंगे तो ब्रिटिशर्स जीतने के बाद जो भी वॉर का खर्चा आता है वो अपने एडवर्सरीज को दे देते हैं कि भाई तुम इनको पूरा करोगे।
तो यही सेरिंगपट्टनम में हुआ, और सेरिंगपट्टनम में यहाँ तक हुआ कि टिपू उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए उनके बेटे को भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, तो उनको रिलीज करवाया टिपू ने। तो बिल्कुल सही है ये पहली स्टेटमेंट, दूसरी गलत है। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आप एक बार फिर देखिए कि कैसे हैदर अली के इतने बड़े एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट एंड कॉन्कर किया बाय 4 वॉर्स जो हमने देखी। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। राइट, चले आगे। ये डिफरेंट प्लेसेस आपने वहां पर क्या बोलते हैं इस रीजन में थे, मैसूर के अंडर, जो डिफरेंट डिफरेंट आपको याद नहीं करने, बस आपको लोकेशन देखनी है। मद्रास हम सबको पता है, श्रीरंगम यहाँ पर है। मैसूर आप ये देखिए, ये जगह में मैसूर है। एक हल्की अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको हर क्वेश्चन और हर क्लास में दे ही रहा हूँ, दैट स्पेक्ट्रम को मैपिंग के थ्रू भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। बस ये है कि आपको कोई वर्ड अगर नजर आया हो स्पेक्ट्रम में कि यार ये जगह कहाँ थी, तो आप इस मैप में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब हमने यहां तक देख लिया है दैट हमने बंगाल को कॉन्कर कर लिया है, हमने क्या ब्रिटिशर्स ने कर लिया है, और हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हमने देखा मैसूर को कॉन्कर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। अब मराठा एक फॉर्मेडेबल पावर के रूप से बढ़ते हुए चल रही थी यार, इनको कैसे कॉन्कर किया है ये भी हमें चेकआउट करना है एक बार। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। 3 मराठा वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर्स। ये आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड भी लगा होगा स्पेक्ट्रम में, मैं इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करूंगा। हमें इनकी फैमिली डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की कंडीशंस हम देखेंगे। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर मेड नाना फडणवीस द न्यू पेशवा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर की बात हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई कब होगी, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि कब हुआ होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है 1775 टू 82। आपने देखा था यहीं इसी के आसपास सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रहा था, जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चल रही थी, तो साइड बाय ब्रिटिश सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी लड़ रहे थे। दैट इज 1780 टू 84। ऐसे कनेक्टिविटी थोड़ा आपको बिठानी पड़ेगी यार, ये स्पेक्ट्रम में लिखा नहीं जाएगा कि कनेक्टिविटी बिठाओ। ये मैं आपके साथ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस। ठीक है, तो आप इनका कनेक्शन देख रहे हो। ब्रिटिशर्स दो फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे अभी। ट्रीटी ऑफ सालबाई बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग्स एंड महादजी सिंधिया गेव सल्सद एंड बसैन टू द ब्रिटिशर्स। ऐसा हुआ था क्या? ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ सूरत आर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। करेक्ट कौन सी इनमें से? तो ये तीनों ही गलत हैं यार। देखो, एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीजन क्या था, और मराठास पे जाने से पहले हम मिडीवल में मराठास को सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी एंड उनकी जो आगे की लीनियज है वहां तक छोड़ते हैं। पेशवाशिप को हम मॉडर्न में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बालाजी विश्वनाथ आते हैं सबसे पहले पेशवाशिप को, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया गया था। 17 तक ये इनका रूल रहता है। इनका इन्फ्लुएंस आप देखेंगे कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे किंग मेकर, मुगल एम्परर कौन बनेंगे उनके साथ भी हमने देखने की कोशिश करी, कैसे बालाजी विश्वनाथ और फारूक सियार एंड सैयद ब्रदर्स के साथ कोलैब करने की कोशिश करते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर आए, जिनके ऊपर आपने मूवीज देखी होगी, बालाजी वन, बालाजी राव वन, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर जिनके ऊपर मूवी भी बनी है। ठीक है, थर्ड रूलर आए हमारे सॉरी बालाजी नहीं, बाजीराव। बाजीराव मस्तानी मूवी थी ना, बाजीराव वन, ऐसे याद रख लीजिए। सेकंड हमारे इनके बाद आए बालाजी बाजीराव। कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से देंगे तो हो जाएगा। ये आए, ये पेशवाशिप में आ रहे थे। जब इनके बाद बालाजी बाजीराव के बाद हमारे, देखो इन्होंने बैटल लड़ी, इनके बाद माधव राव आए, और इनकी डेथ के बाद ये था पीरियड जब
कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला था एंग्लो मराठा। माधव राव आए, माधव राव हमारे फोर्थ पेशवा हैं। इनकी डेथ के बाद शुरू हुआ जो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। माधव राव के भाई रघुनाथ राव थे। ठीक है, अब पेशवा किनको बनना चाहे इनके उसके बाद, इनको बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बोला यार, इन्होंने देखा कि इनका बेटा बन जाता है, जिनका नाम है नारायण राव। अब चलो, नारायण राव को रघुनाथ राव किसी तरह मरवा देता है ताकि वो बन जाए। फिर आप देखते हैं कि नहीं, वो फिर से नहीं बनता, सवाई माधव राव बन जाते हैं। और इनका किसको सपोर्ट था, सवाई माधव राव को किसका सपोर्ट था, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का सपोर्ट सवाई माधवराव को था, तो ये फिर नहीं बन पाते। तो ये इतनी फ्रस्ट्रेशन में ये ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स से ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि मेरे को सपोर्ट करो, मैं यहाँ का पेशवा बनना चाहता हूँ। और ये साइन किसके साथ करते हैं, जो ब्रिटिशर्स की बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी होती है वहां पर। अब आप वहीं साइड लाइन में देखोगे, बंगाल में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो चिढ़ जाते हैं इस बात से कि हम सुपीरियर हैं। तो आप जब चार्टर एक्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे तो आप सुपीरियोरिटी को भी देखते होंगे कि बंगाल की सुपीरियोरिटी मानी गई थी एक चार्टर एक्ट के थ्रू। तो आप कनेक्शन लगा पा रहे हैं ना। तो ये इतनी हिस्ट्री यार हमसे कोई नहीं पूछ रहा आपको, इनफैक्ट मैं बताऊं, बट थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जब ट्रीटी ऑफ सूरत कराई तो बंगाल ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने कैंसिल कर दी। और इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर नाना फडणवीस के साथ साइन कर दी। ठीक है, और एंड में 1782 में एक ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई वॉरेन हेस्टिंग्स एंड महादजी सिंधिया के साथ। ठीक है, तो यहां पर ये गलत क्यों है, सलसेत एंड बसाएं गलत क्यों है। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर में नाना फडणवीस द न्यू पेशवा, नो, पेशवा किसको बनाया गया, बताइए, माधव राव टू को। नाना फडणवीस तो वो सपोर्टर थे इनके। तो फर्स्ट अगर आपको पता है तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ये नहीं है, ये नहीं है। करेक्शन में भी और आप देखते हैं कि क्या हो सकता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ सूरत आर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मैंगलोर ट्रीटी इससे रिलेटेड है, नो। सूरत तो आप समझ सकते हैं कि हाँ सूरत तो रिलेटेड है यार, रघुनाथ राव ने करी थी। ये भी गलत और टू भी गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका डी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये एक बार आप देखने की कोशिश करना मराठा एम्पायर को, मैप के थ्रू मैंने लगाने की कोशिश करी इसको। आप मराठा एम्पायर में जो मैं बोलूंगा आप पहले वो देखिएगा। मराठा एम्पायर को जब पेशवा आए, उन्होंने काफ़ी मराठा चीफ्स को स्ट्रांग होते हुए देखा, और उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी में बांधने की कोशिश करी इनको। तो कौन कौन से रीजन थे, बड़ौदा, इंदौर, नागपुर, पुणे एंड ग्वालियर। यहाँ के रीजन के चीफ को इन्होंने अपने साथ, ये इंपॉर्टेंट बहुत पावरफुल चीफ निकल कर आ रहे थे, पेशवा इन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और करा भी शुरुआत में, बाजीराव जैसे बहुत ही पावरफुल रूलर थे तो वो कंट्रोल कर पाए, उनको एक उसमें रख पाए। लेकिन लेटर ऑन इतने पावरफुल रूलर नहीं आए तो ये अलग अलग होने लगे, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ग्वालियर में सिंधियाज रूल कर रहे थे, ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, सिंधियाज। इंदौर में होलकर्स, बड़ौदा में गायकवाड़, पुणे में पेशवाज, नागपुर में भोंसले। ऑल राइट, 1 2 3 4 5, यहाँ एक 5 और ऐड कर लेना। ठीक है, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोंसले एंड पेशवा, ये पूरा एरिया इन्होंने यहाँ तक कैप्चर कर लिया था, देखिए। और यहाँ जब बंगाल में यहाँ पर जा रहे थे, यहाँ पर तब अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला रूल कर रहे थे।
मैप के थ्रू भी आप समझने की कोशिश करिए यार पूरा। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में आ जाइए। ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में साइन हुई है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हमारी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुई थी। अभी मैं आपको पूरा एक क्विज टाइप भी लूंगा, देखते हैं आपको कितना याद रहता है इसी क्लास से। द डेथ ऑफ नाना फडणवीस इन 1800 गेव द ब्रिटिश एन एडेड एडवांटेज। बिल्कुल सही। तो ये कब हुआ था यार? 1802 से 1805 के अराउंड में। ठीक है, एक अराउंड आपको बिल्कुल याद रखना है। 1803 टू बी मोर प्रिसाइज टू 1805। तो डेथ ऑफ नाना फडणवीस जो अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे थे पेशवाशिप को, उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ ना कुछ होना तो बनता ही था। जसवंत डिफीटेड द आर्मीज ऑफ पेशवा एंड सिंधिया। पेशवा एंड सिंधिया डिसेसिवली एट हडासपर नियर पुणे। तो अब आप देख रहे हैं कि इनके इंटरनल फ्यूड्स आगने लग गए हैं। देखो, पहले तो ये साथ में थे, पेशवा सबको साथ में रखता था, सिंधिया सिंधिया होलकर ये अपना गायकवाड़ सबको, लेकिन अब इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए। द पेशवा मर्डर्ड जसवंत राव होलकर। अभी आपको मैं ये समझाऊंगा कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हुआ क्या। तो जब पेशवा माधव राव और नारायण ने सुसाइड कमिट कर लिया था, तो बाजीराव टू उस पे आए। जो बाजीराव टू कौन थे? रघुनाथ, बहुत ही वर्थलेस जो रघुनाथ राव के बेटे थे। रघुनाथ राव की हिस्ट्री भी हमने देख ली, कैसे वो करप्ट और कैसे पावर की उनको बहुत ज्यादा वो थी, और वो ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर रहे। उन्हीं के बेटे फिर बाजीराव टू आए पेशवाशिप में। और नाना फडणवीस की डेथ ने उनको एक एडेड एडवांटेज दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि कौन से हमें करेक्ट ढूंढना है। करेक्ट कौन से? तो फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आपको तीनों वॉर्स, अभी हम सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में पहुंचे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या क्या अभी तक देखा और कैसे हम ब्रिटिशर्स को एडवांटेज लेते हुए देख रहे हैं इंटरनल फ्यूड्स के थ्रू। और यहाँ पर इन्होंने जसवंत राव होलकर को मर्डर नहीं किया, ब्रदर को उनके मर्डर किया था। तब जाके जसवंत राव, अब सेकंड पॉइंट आप कनेक्ट कीजिए, तब जाके जसवंत राव ने उनका रिवेंज लेने के लिए हराया पेशवा और सिंधिया को। समझ रहे हैं ना आप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर जसवंत राव होलकर थे। होलकर कहाँ के हैं? इंदौर। अब ये आपस में लड़ने लगे थे। बड़ौदा के कौन थे? गायकवाड़। पुणे के पेशवास, नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधियास। आप लोकेशन देख रहे हैं ना इनकी कहाँ कहाँ पर है। नागपुर को यहाँ बोल दे, यहाँ नहीं है। देखो, महाराष्ट्र के लोगों को पता होगा नागपुर कहाँ है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया से देख रहा होगा, उनको इतना आइडिया नहीं होगा। तो इसीलिए पूरे मैप को ढंग से देखिए। एज पर ट्रीटी ऑफ बसाई। अब ट्रीटी ऑफ बसाई कौन सी ट्रीटी में साइन करते हैं हम? फर्स्ट में, फर्स्ट एंग्लो मराठा, वहां तो ट्रीटी ऑफ सालबाई देखी थी हमने। ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हम साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ बसाई। द पेशवा एग्रीड टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ ऑन द निजाम्स डोमिनियन। बिल्कुल सही। द पेशवा एग्रीड टू एक्सेप्ट द कंपनीज आर्बिट्रेशन इन ऑल डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द निजाम ऑफ गायकवाड़। बिल्कुल सही, ये दोनों सही है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये देखिए, आप कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। द ट्रीटी ऑफ देवगांव, डिफीट ऑफ भोसले। भोसले कहाँ के थे? नागपुर। ट्रीटी ऑफ सूरज जिया जंगांव, डिफीट ऑफ होलकर। होलकर कहाँ के थे? इंदौर। राजपुर घाट सिंधिया ग्वालियर के थे। तो इसमें से सही कौन सा है? बताइए। सिर्फ और सिर्फ ए सही है, और ये इंटरचेंज है। सूरज जिया जिगांव सिंधिया और डिफिट। आप ऐसा नाम देखें तो आप ग्वालियर के आसपास का समझ लीजिएगा। लंबा चौड़ा नाम से जो देखें तो ग्वालियर के आसपास के सिंधिया रूल कर रहे थे। राजपुर घाट, डिफीट ऑफ होलकर। ए आंसर होगा इनका। ठीक है, देवगांव, सूरज और जो भी बड़ा नाम है यहाँ पर ग्वालियर। ग्वालियर में कौन रूल कर रहे थे? सिंधिया। राजपुर घाट, ये कहां पर है? इंदौर।
कौन रूल कर रहे थे? सिंधिया। तो आप ऐसे याद कर रखिएगा। देवगांव महाराष्ट्र के पास लीजिए, सिराजपुर घाट को इंदौर के पास, ऐसे आपको ज्यादा ध्यान ढंग से याद रहेगा। अब हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की चलते हैं। 1815 टू 1816 के अराउंड होता है, और 1817 1819 के अराउंड भी, मतलब इसका टाइम पीरियड कोई कोई बुक्स ऐसे भी देती हैं 1817 टू 1819 को, 15 से शुरू करता है, लेकिन हम जो स्पेक्ट्रम में दिया गया है उसी को लेंगे, 1817 टू 1819। ठीक है। द इंग्लिश चार्ज द मराठाज विद गिविंग शेल्टर टू पिंडारीज। यहाँ पे पिंडारीज का बहुत बड़ा रोल होता है थर्ड में। पिंडारीज कौन होते हैं? आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की, नाम तो मैं भी भूल गया क्या था, वीर मूवी थी, उनमें पिंडारी ही बने थे। पिंडारी एक मर्सिनरी की तरह यूज करते थे मराठास, कि इनको पैसे दिया और इनको अपनी साइड लड़वा लिया, लेकिन जब ये वीक हो गए तो पिंडारी को कुछ करने को मिला ही नहीं, तो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी जाके लूटते थे। तो ब्रिटिशर्स इंग्लिश चार्ज द मराठास विद गिविंग शेल्टर्स टू पिंडारीज। बिल्कुल सही। पिंडारीज लीडर्स लाइक आमिर खान एंड करीम खान, ये इनके लीडर थे। ठीक है, ये आमिर खान आज के आमिर खान नहीं है, उन वहां के तब के लीडर। लॉर्ड हेस्टिंग्स सरेंडर कर दिया था इन्होंने, ये थोड़ा डाउटफुल स्टेटमेंट है। पिंडारीज और सरेंडर कर रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स एक्शन टेकन। लॉर्ड हेस्टिंग कौन थे? ये गवर्नर थे 1813 से 1823। अभी मैं आपको गवर्नर्स की भी एक बार लाइन बताने की कोशिश करूंगा, कब कौन आया, उनकी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। आप तब तक ये ध्यान में जरूर रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स को। एक्शन टेकन अगेंस्ट द पिंडारीज वर सीन एज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द मराठास। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सी होगा। थर्ड एंग्लो मराठा के ऊपर एक और क्वेश्चन। व्हाट वाज द फॉलोइंग रिजल्ट? द पेशवा वाज डिफीटेड एट खिरकी, भोसले एट सीताबुल्डी, होलकर एट माहिदपुर। अब ये आपको याद करना डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये आंसर फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे। ट्रीटी ऑफ मैंडासौर वाज साइंड विद पेशवा। मैंडासौर पेशवा के साथ साइन हुई थी। थोड़ा ध्यान से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। द पेशवाशिप वाज अबॉलिश, ये तो आपको 100% करेक्ट है। 333 तो होगा ही। ठीक है, आप हो कंफ्यूज 1 और 2 में कि 1 होगा या नहीं होगा, 2 होगा या नहीं होगा। तो आपको अगर इतना भी पता है कि मैंडासौर एमपी में जगह है इंदौर के पास, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये पेशवा तो हमारे पुणे की तरफ रूल कर रहे थे, तो ये सेकंड तो नहीं होगा। तो सेकंड नहीं होगा तो ये नहीं होगा, एंड ये नहीं होगा, एंड ये भी नहीं होगा। तो आप सी तक पहुंच गए ना। दैट मीन्स फर्स्ट सही है एंड थर्ड सही है। अब हमको फर्स्ट सही है तो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशवा इज डिफीटेड एट खिड़की। खिड़की कहां पर है? पुणे में। पुणे में कौन रूल कर रहा है? पेशवा। भोसले एट सीताबुर्डी, नागपुर। होलकर एट माहिदपुर। होलकर कहां के थे? इंदौर के। ठीक है। ये आप इसकी लोकेशन देखिए, बसई और सलसेत, ये कोस्टल एरियाज में बॉम्बे एक साथ, BSB। ऑलराइट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रीटी ऑफ अबाउट द ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। अब ये इटर्नल फ्रेंडशिप की ट्रीटी किसके साथ होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। लॉर्ड मिंटो सेंट 3 डेलीगेशन, कहाँ भेजते हैं? मेट कैफे सेंट टू लाहौर, एल्फिस्टोन काबुल, मैकॉम क्यों भेजते हैं? लॉर्ड मिंटे कब आते हैं, ये भी देखेंगे। आमिर एग्रीड टू अ ट्रीटी विद द इंग्लिश, ये आमिर कहाँ की बात हो रही है यार, ये भी देखेंगे। मराठा कॉन्फेडरेसी वॉज डिफीटेड इन 1818। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, देखने की कोशिश करेंगे यार। आमिर सबसे पहले बात हो रही है हमारे सिंध रीजन की। ये देखो, ये वाले रीजन, सिंध रीजन, ये थोड़ा और बड़ा था पहले। यहाँ की बात हो रही है हमारी, सिंध रीजन। यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? यहाँ पर आमिर रूल करते। तालपुर आमिर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने, लॉर्ड मिंटो ने ये देखते हुए, यहाँ पर जो वेस्टर्न फ्रंट था हमारा, हमें फिर से प्रॉब्लम हुई यहाँ पर कि यहाँ पर एक एग्रेशन था रशियन इन्फ्लुएंस का, कि हाँ हो सकता है यार रशियन का इन्वेजन हो सकता है। और यहाँ पर एक एप्रीहेंशन थी हमारे गवर्नर जनरल को, यार ये फ्रंट खुला है तो यहाँ पर कुछ करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे अपने इन्फ्लुएंस के लिए, तो ये यहाँ पर कॉन्कर कर रहे थे। यहाँ पर उन्हें पता था रंजीत सिंह एक स्ट्रांग रूलर है, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक बफर है, उनको कोई मतलब उनको प्रोटेक्टेड था ये एरिया, फिर भी वो ट्रीटी करते थे इनके साथ। तो लॉर्ड मिंटो ने, जो यहाँ पर रूल कर रहे थे, उन्होंने भेजा डेलीगेशन
मेट कैफे को लाहौर भेजा, आप लाहौर देखिए कहां पर है, लाहौर यहाँ इनके आसपास पड़ता है। काबुल भेजा, लाहौर यहाँ पर ये वाले एरिया में लाहौर पड़ेगा। एंड तेहरान भेजा। और यहाँ सिंध में किसको भेजा, निकोलस स्मिथ को, ये याद रखिए बस आप, निकोलस स्मिथ को सिंध में भेजा। सो द आमिर एग्रीड टू अ ट्रीटी, जो करना चाह रहे थे, एंड फर्स्ट एवर ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये इन्होंने करनी चाहिए। यानी जो इटर्नल फ्रेंडशिप करा था, इसमें इन्होंने फ्रेंच को, यहाँ पर देखो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस भी था, फ्रेंच जो था यहाँ पर जो रूल करा था इनका इन्फ्लुएंस भी था, तो इनको डर लग रहा था ब्रिटिशर्स को, यार फ्रेंच और रशिया का इन्वेजन ना हो जाए। अब यहाँ से फ्रेंच में कौन आ रहा था, नेपोलियन द ग्रेट। वैसे नेपोलियन द ग्रेट नहीं बोलते इनको, लेकिन नेपोलियन को भी एक बहुत बड़ा एम्परर माना जाता है नेपोलियन को। तो ये इनको लग रहा था कि यार यहाँ से आ सकते हैं, तो इसलिए इस बिल्कुल भी अपने इसमें उसका इन्फ्लुएंस नहीं चाहते थे, फॉरेन यूरोपियन इन्फ्लुएंस। तो आप इनकी ट्रीटी में देखोगे कि इन्होंने साइन करवाया था कि आपको कोई भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस नहीं रखना है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, इसी की वजह से हम रशिया और नेपोलियन बोनापार्टे के उसमें ब्रिटिशर्स करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, लाहौर में एक को भेजते हैं, एक को हम काबुल साइड में, एक को तेहरान की साइड में। सिंध सिंध में किसे भेजते हैं, स्मिथ को, राइट। ये मैं मैप ऐसे लेकर आया हूँ, आप बाकी चीजें अभी मत देखिए, इसका यूज आएगा अभी। अब हम ट्रीटी ऑफ 1832 में चलते हैं। 18 ट्रीटी ऑफ 1832 किसके बीच में हुई, ये भी सिंध के साथ हुई, आपको ये याद में रखना है। एक ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, एंड 1832 की ट्रीटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक सेंट कोलोनर पोटिंगर टू पंजाब टू साइन द ट्रीटी विद आमीर्स। पंजाब भेजा था आमीर्स के साथ साइन करने के लिए। पंजाब में तो हमारे रंजीत सिंह रूल कर रहे थे उस वक्त, तो आमिर कहाँ पर थे, सिंध में, तो सिंध में भेजा था। तो ये देखो, यूपीएससी भी ऐसे ट्रिक करती है यार, वो पूरी स्टेटमेंट सही देगी लेकिन रीजन या किसी नाम के साथ खेलेगी। ठीक है, एज पर द ट्रीटी नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध एंड पासपोर्ट वुड बी नीडेड फॉर ट्रेवलर्स। ये सही है, ये था ट्रीटी में। पहले हमने सही ढूंढना है, नेगेटिव ये देख तो लिखो, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट ढूंढना है। द आमीर्स एग्रीड टू वर्क विद द राजा ऑफ जोधपुर टू पुट डाउन द रॉबर्स ऑफ कच्छ, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा। दो ट्रीटी हमने सिंध के साथ देखी, एक हमने ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप हमने इसलिए करना चाहिए बिकॉज हमें पता था कि यार, हमें ये अप्रीहेंशन था, हमें किसको, ब्रिटिशर्स को, कि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में रशिया एंड नेपोलियन का एक ग्रुप हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो हम एक वीक पोजीशन में है, तो वो संभालने के लिए। आप देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट कितना वोलेटाइल रीजन है यार। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, और पिछले से पिछले में भी बताया था, पिछली क्लास में खासकर बताया था, यहाँ पर नादिर शाह आए थे 1739, आपको याद होगा। देन अहमद शाह अब्दाली, इनके सक्सेसर, यहाँ पर उन्हें बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करके गए। आई होप यू आर कनेक्टिंग कि ये रीजन हमेशा से ही स्टेबल रहा है। ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स बोला जाता है अफगानिस्तान को, और आज भी यहाँ पर तालिबान ने अनस्टेबिलिटी मचा रखी है। अब हम ट्राइपार्टाइट ट्रीटी में चलते हैं यार। 1838 में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, आप पूछोगे ट्राइपार्टाइट है तो तीन कौन थे यहाँ पर, एक ब्रिटिशर्स, जो आपको कभी याद ना आए तो आपको बस एक गैस भी लगा लेना, एक ब्रिटिशर्स तो थे ही थे। दूसरे राजा रंजीत सिंह, तीसरे, यहाँ पर आपको यह देखना है, नाम मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, सूजा, सूजा उद्दौला करके हैं। ये वो वाला है, आप गलत मत समझना इसको, ये वहाँ के थे, अफगान के थे, अफगान के भाग कर आए थे। मैं उनका करेक्ट नाम आपको बताता हूँ। रंजीत सिंह साइंड अ ट्राइपार्टाइट ट्रीटी अग्रीइंग टू ब्रिटिश मीडिएशन इन इट डिस्प्यूट विद आमिर्स। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप एक बार आपने रोक के करी होगी ये, आई गेस सही। ठीक है, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द ट्रिब्यूट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द इंग्लिश हुज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑब्टेन फाइनेंसेस फॉर द अफगान एडवेंचर, बिल्कुल सही। ये दोनों ही सही है। और ट्राइपार्टाइट ट्रीटी में सिर्फ इतना ही नहीं था यार, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी में एक दो चीजें और थी।
देखो ट्राईपार्टाइट ट्रीटी इसलिए करना भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब अफगानिस्तान को इन्होंने कैप्चर करना था, ब्रिटिशर्स का एम्बिशियस था, एम्बिशन ये था। और अमृतसर लाहौर में यहाँ पर पंजाब के साथ उनका था। तो अब उनको रूट यहाँ से मिलना चाहिए था, इसलिए ये एक फ्रेंडशिप ट्रीटी करना चाह रहे थे, उसे ट्राईपार्टाइट ट्रीटी करी इन्होंने। ठीक है, और मैं जो थर्ड, वो ट्राईपार्टाइट में मैंने आपको दो दो तो बता दिए थे, एक ब्रिटिशर्स हैं, एक हमारे राजा रंजीत सिंह, एक थर्ड थे शाह सूजा, शुजाउद्दौला नहीं, शाह सूजा। आई गॉट कंफ्यूज विद शुजा, बस शुजा के नाम से थोड़ा याद रखो, शाह सूजा थे। इनका एम्बिशन था कि यार इनको अफगानिस्तान में स्टेब्लिश करवा दो, और ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ के दोस्त मोहम्मद को हम हरा के हम तुम्हें स्टेब्लिश करवा देंगे। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये अमृतसर हुआ किस किस के बीच में, ये देखो, ये राजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ, इन ब्रिटिशर्स के। था क्या इसमें, राजा रंजीत सिंह वाज चेक टू एक्सटेंड हिज रूल ओवर द एंटायर सिख नेशन। राजा रंजीत सिंह रिफ्यूज टू गिव पैसेज टू द ब्रिटिश आर्मी थ्रू हिज टेरिटरीज टू अटैक दोस्त मोहम्मद। ठीक है, तो क्या है, दोनों करेक्ट हैं, वन सही है, दूसरा सही है क्या, बताइए। तो राजा रंजीत सिंह वॉज चेक्ड टू एक्सटेंड हिज रूल ओवर द, बिल्कुल सही, ट्रीटी ऑफ अमृतसर यही था। रंजीत सिंह को एक यहाँ तक का एक्सप्लोर करने के लिए दे दिया था, यहाँ पर इनको सतलुज एक टेरिटरी के ऊपर इन्होंने रूल करना था, नीचे ब्रिटिशर्स की सुजरनिटी माननी थी इनको। बिल्कुल सही। दोस्त मोहम्मद आपको कभी भी याद है, ये अफगान के रूलर थे। रंजीत सिंह रिफ्यूज टू गिव पैसेज टू ब्रिटिश आर्मी थ्रू हिज टेरिटरीज टू अटैक, बिल्कुल सही, सी आंसर होगा इसका। एग्जैक्टली याद रखेंगे यार, यही दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ अमृतसर से, कुछ याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहना चाहिए। हम अभी पंजाब को एनेक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी उसमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो जाता है। द एक्शन ऑफ सिख आर्मी क्रॉसिंग द रिवर सतलुज, the death of Maharaja Ranjit Singh resulting into a power struggle, the increase in number of English troops being stationed near the border with the Lahore kingdom, which of the following are correct? आई होप आपने क्वेश्चन करा होगा। करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यार, एज इट इज आप याद कर लीजिए इनको। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन हमें थोड़े बहुत प्रोविजन याद होने चाहिए। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है 1740, 1739। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब होती है, ये ध्यान में रखना, 1845 टू 1845 टू 1846, एक साल सिर्फ और सिर्फ। हुई किस वजह से थी, यही था, एक्शन ऑफ सिख आर्मी क्रॉसिंग द रिवर सतलुज, ये इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा, इतने इंपॉर्टेंट रूलर हमारे, उनकी डेथ हो गई थी महाराजा रंजीत सिंह की। तीसरा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ट्रूप्स नियर बॉर्डर विद द लाहौर किंगडम। ठीक है, एज इट इज याद रखना है यार, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें आपको बिल्कुल इतना ही याद रखना है, इसलिए इसको एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने इन 3 पॉइंट्स को डाला है। ये ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ये फर्स्ट ट्रीटी के तहत ही होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के तहत ही हुआ है। वॉर इंडेमनिटी ऑफ मोर देन 1 करोड़ वॉज टू बी गिवन टू द इंग्लिश, ये तो होता ही होता है यार, ये तो आपने हर वॉर में देखा है कि जहां ब्रिटिश जीत रहा है उसको ये करना ही पड़ता था। लेकिन ये इसको स्टेटमेंट को दोबारा ढंग से पढ़ना क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ ट्रिक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर, रानी जिंदन वॉज रिमूव्ड एज अ रीजेंट एंड काउंसिल ऑफ रीजेंसी फॉर पंजाब वॉज सेटअप। ये कौन सी ट्रीटी की बात हो रही है, आप ये जरूर देखना यार। ठीक है, ट्रीटी ऑफ भैरवॉल में ये नहीं गिवन था, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में गिवन था, और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में नहीं था, ये ट्रीटी ऑफ भैरवॉल में था। ये दोनों ट्रीटी आपको इतना डीप में कोई नहीं पूछेगा, बस ये ट्रीटी का एसोसिएशन याद रखो कि एंग्लो सिख वॉर में 2 ट्रीटी हुई, लाहौर में और भैरवॉल में। अगर आपको इतनी डिटेल में भी नहीं जाना, आपको क्योस लग रहा है तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, एंड डी इसका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर।
पहली 1845-46 में हुई, दूसरी 1848-49 में, एक साल के बाद ही दूसरी शुरू हो गई थी। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड डलहसी। अच्छा, और डलहसी का पीरियड आपको पता होना चाहिए। डलहसी का पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ 1848 टू 1856। जब हमारी 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। मैं आगे भी आपको बताऊंगा। बैटल ऑफ रामनगर एंड बैटल ऑफ गुजरात आर एसोसिएटेड विद इट, बिल्कुल एज इट इज, याद रखिए। कभी आपने बैटल ऑफ गुजरात नहीं सुनी, लेकिन जब भी सुनी है आपने इस कॉन्टेक्स्ट में सुनी होगी, सिख के कॉन्टेक्स्ट में। इट रिजल्ट इनटू द सरेंडर ऑफ सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849, बिल्कुल सही। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए यार। आप, मैं अगर आपको नहीं रखना है इसमें इतना याद, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिए, एंड ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड सेम उसमें पड़ता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसकी टैक्टिक्स थी, ये शुरू किसने करी थी? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ड्यूप्ले। फिर इसको रिफाइन करते करते वेलेस्ली ने इसको एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दे दिया था यार। द कंपनी ऑफर्ड टू हेल्प अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट विद इट्स ट्रूप टू फाइट एनी वॉर द स्टेट माइट बी एंगेज्ड इन। ठीक है, द कंपनी प्रॉमिस दैट इट वुड रिक्रूट, ट्रेन एंड मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ soldiers under the kings and princes of the states. Okay, when the state failed to pay the production fee in time, it was asked to cede certain parts to the company in lieu of payment. ये आप देखो क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी यार इन्होंने, देख रहे हो आप? आई मीन, आर यू इवन अप्रिशिएटिंग? तो ये इस स्टेजेस में फ्लरिश कर रहा था। सब्सिडरी अलायंस के 4 स्टेजेस थी, जिसमें सब्सिडरी अलायंस फ्लरिश कर रहा था। तो ये जो अंडर द किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ स्टेट है, यहाँ ट्रिक है यार, ये नहीं है। ठीक है, करेक्ट पूछा हमने, तो 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पर आपने देखा 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये नहीं है। तो अगर आपको इन दोनों में से एक भी नहीं पता होता और 2 आपको डेफिनेटली पता है कि गलत है, तो आप आंसर तक पहुंच गए थे। इसीलिए थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत टिप्स में चीज़ें चाहिए होती हैं, कि ताकि आप कोई एक स्टेटमेंट तक को एलिमिनेट करो। इसीलिए एलिमिनेशन को बोला जाता है, एलिमिनेशन एक ट्रिक यूज होती है पूरे एग्जाम में। Which of the following forms the correct sequence of states who accepted subsidiary alliance? करेक्ट सीक्वेंस मतलब किसके बाद किसने करा था। तो इसमें आप बस इतना भी याद रख लेना किसने सबसे पहले करा था, तो आपका काम हो जाएगा यार। आप ऐसे इट इज ये याद रखिए, हैदराबाद ने पहले, तंजौर ने, और अवध ने सबसे बाद में। कभी भी कितने सारे दिए गए हो, पहला हैदराबाद होगा, आखिरी अवध होगा, बीच में जो मर्जी आते रहे। हमें बस ये ध्यान रहे, ट्रिक यही होगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते क्वेश्चन, इतने छोटे क्वेश्चन नहीं पूछते। मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए डाला था कि यहाँ पर हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला था, और अवध सबसे आखिरी था सब्सिडरी अलायंस में। ये ध्यान में रखिएगा यार। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता होगा वैसे तो। अगर नहीं पता तो वैसे जनरली क्या होता है, किंगडम हेरिडिटरी के रूल से जो उन किसी का भी राजा का बेटा होगा उसके हक में जाएगा किंगडम। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर अभी तक क्या हो रहा था कि वो जो स्टेट है उसको कोई और ऑक्यूपाई कर सकता था। ठीक है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में इन्होंने ये भी मना कर दिया था कि अगर अडॉप्टेड सन है ना आपका, वो भी नहीं ले सकता, उसको भी आपको ब्रिटिशर्स की हेल्प से या ब्रिटिशर्स की सजेशन लेनी पड़ेगी, उनका ओपिनियन चाहिए होगा कि करें या ना करें, उनको बनाए या ना बनाए। इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर इन हिज किंगडम वुड बी बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। ओके, तो बिल्कुल सही है। पेमेंट लैप्सेस फ्रॉम अ किंगडम टू द ब्रिटिश क्राउन वुड लीड टू ऑटोमेटिक एनेक्सेशन ऑफ द किंगडम। पेमेंट लैप्सेस फ्रॉम अ किंगडम टू द ब्रिटिश क्राउन वुड लीड टू ऑटोमेटिक एनेक्सेशन, ये नहीं है इसका मतलब, ये सिर्फ ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन एसोसिएटेड है इनसे? डलहौजी। सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली, ये गवर्नर्स एसोसिएटेड है। ट्रीटी ऑफ लाहौर, एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46। पिट्स इंडिया एक्ट, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन लेटर ऑन आते हैं 1833। ये 18 इसी के अराउंड आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1813 आई गेस। द राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स। लवली क्वेश्चन यार, आप ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप देखेंगे डलहौजी के टाइम में 1856, सब्सिडरी अलायंस 1799, वेलेस्ली के टाइम में। आपको मैं गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड भी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1845-46,
तो आपको अगर सपोज पिट्स इंडिया एक्ट नहीं पता है तो इन तीनों के थ्रू तो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो जो अभी तक हमने पढ़ा है। 1845 में ट्रीटी ऑफ लाहौर, 1799 में वेलेस्ली जो सब्सिडरी अलायंस लेकर आए, 1856, तो मतलब ये आखिरी में कहीं है। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस, दैट मीन्स टू सबसे पहले होना चाहिए, और टू के बाद ही, इतना आपको पता है कि टू के बाद ही 1845 होगा, दैट मीन्स टू के बाद ही हमारा ट्रीटी ऑफ लाहौर होगा, एंड उसके बाद ही हमारा ये होगा, लाहौर के बाद डॉक्ट्रिन। तो 231 होना चाहिए, 321 तो कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 123 नहीं हो सकता, 231 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, 213 नहीं हो सकता, 231 यहाँ आ रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, ऑटोमेटिकली। देख लो, हमें पता भी नहीं था पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन हमने कैसे निकाला। इसे बोलते हैं यार कि बहुत थोड़ी नॉलेज में भी आप आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंग्लो नेपालीज वॉर। एंग्लो नेपाल, ये देखो, फॉरेन स्टेट के साथ इतने जो लड़ाई में उनकी ट्रीटी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, उतने प्रोविजन उनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, वो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट बनता है, और वो भी अभी के रिलेशन देखे जाते हैं, इतने पहले की नहीं। The Gorkha wrested control of Nepal from the successors of Ranjit Malla of Bhatgaon in 1760. In 1801, the English annexed Gorakhpur. बिल्कुल सही। As per the Treaty of Sagauli, Nepal got the districts. नेपाल के तो थे ही गढ़वाल और कुमाऊं, ये ब्रिटिशर्स को मिले, तो थर्ड गलत है। ए 1 और 2 एज इट इज याद कर लेना यार, इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है, जितना डाला है सिर्फ उतना याद करने का करिएगा। ये देखो, ये अटैक हो रहे थे, इसमें आपको कुछ नहीं समझना, बस ये मैंने इसलिए डाल रखा है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अटैक चल रहे थे। ये अपना सिक्किम वाला एरिया, भूटान वाला एरिया। ठीक है, इसमें समझने का आपको कुछ नहीं है, बस मैंने मैप के थ्रू एक बार बताना चाह रहा था कि ये वाला एरिया जो कुमाऊं उमाऊं के साइड में पड़ रहा था, वो भी हमारा था, वो भी पहले नेपाल का था, सगौली के थ्रू हमें मिला, और वो आज उत्तराखंड का पार्ट है। इसीलिए आप यहाँ काला पानी के उधर क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया में आप डिस्प्यूट देखेंगे काला पानी इशू के नाम से। ये ट्रीटी ऑफ सगौली को निकाल के बोला जाता है। हम फर्स्ट बर्मा वॉर के बारे में, हमने नेपाल एनेक्स कर लिया है, अब हम म्यांमार की तरफ आ रहे हैं, बर्मा। इट वॉज फॉट अपॉन द कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन अलॉन्ग द इल डिफाइंड बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड बर्मा। बिल्कुल सही। ट्रीटी ऑफ यांडाबू, एज इट इज याद कर लो। नेपाल के लिए ट्रीटी ऑफ सगौली, कुछ नहीं भी याद होता तो ये जरूर याद कर लेना दोस्तों। स्टेब्लिश पीस आफ्टर द वॉर, बिल्कुल सही है दोनों, सही। ये देख लो आप, यहाँ पर ऐसे वॉर हुई थी हमारे, एक कलकत्ता और इनके इल डिफाइंड बॉर्डर था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई हमारी 1824 टू 26, वहां पर हम आवा तक चले गए थे। ट्रीटी ऑफ यांडाबू यहाँ पर हमने साइन करी 26 पे। फिर हम सेकंड बर्मा वॉर में चलते हैं कि क्या हुआ था। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंपीरियलिस्ट लॉर्ड हेस्टिंग पॉलिसीज। देखते हैं, द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड पेगू। पेगू कहाँ पर है? पेगू यहाँ कहीं पड़ता है इनका। आपको इतना म्यांमार के मैप को देखने की जरूरत नहीं है यार, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। लेकिन सेकंड बर्मा वॉर कब हुई थी? 1852, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 1824-26 में फर्स्ट, 1816 में इंडो नेपाल, एंग्लो नेपाल। ठीक है, अब थर्ड बर्मा वॉर कब हुई थी? थर्ड बर्मा वॉर को भी आप जान लीजिए, 1885 में। आपको इतना टाइम पीरियड नहीं देखना, बस ये देख लो गैप में हो रहा था यार ये। 1885 जब आईएनसी फॉर्मेशन हुआ था, तब एंग्लो बर्मा वॉर भी चल रही थी। लॉर्ड डफरिन प्लेड अ वाइटल रोल। आपको नहीं भी पता 1885 में, ये तो पता है कि लॉर्ड डफरिन वाज रिस्पॉन्सिबल, तो बिल्कुल सही होगी ये स्टेटमेंट, अगर आपको पूरा नहीं पता तो। द बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट इंटेंसिफाइड अंडर ऑंग सांग ड्यूरिंग द थर्ड बर्मा वॉर। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए थे ओंग सांग, ये अभी नहीं आए थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये तिब्बत से रिलेटेड है। लहासा, यंग हस्बैंड कभी भी आए तो तिब्बत से रिलेटेड। कमीशन प्रोवाइडेड तिब्बत वुड पे एन इंडेमनिटी टू ब्रिटिशर्स। सही है ये स्टेटमेंट। तिब्बत वुड नॉट ग्रांट एनी कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स ऑफ तिब्बत टू एनी फॉरेन स्टेट इंक्लूडिंग द ग्रेट ब्रिटेन। तिब्बत वुड नॉट ग्रांट एनी कंट्रोल
ओवर फॉरेन अफेयर्स ऑफ तिब्बत टू एनी फॉरेन स्टेट इंक्लूडिंग द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये गलत है यार, स्टेटमेंट गलत ही पूछी है हमसे। ये देखो यहाँ ट्रिक क्या है, यूपीएससी का ट्रिक यही रहता है, आपको आते हुए भी गलत कर देंगे आप, तो इसका आंसर बी होगा। तो ये यंग हस्बैंड ने डिक्टेट करी थी टर्म्स कि भाई इंडेमनिटी देंगे, तिब्बत देगा इंडेमनिटी 75 लाख की। ये तो आपने इतनी जगह पढ़ लिया, जितनी बार भी ट्रीटी करवाया, तो ये एक पॉइंट तो होगा ही होगा। तो इसको आंख बंद करके कुछ भी आ जाए ना, टिक कर देना कि हाँ ये सही है। और तिब्बत कोई ग्रांट नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा, बट ग्रेट ब्रिटेन को थोड़ा बहुत कंसेशन देगा फॉरेन अफेयर्स के, तिब्बत के फॉरेन अफेयर्स में देगा, इंक्लूडिंग नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन को मिला था। द प्रोविजंस ऑफ द ट्राइपार्टाइट ट्रीटी हमने पढ़ लिया था ये, दैट वाज एंटर्ड इनटू बाय द ब्रिटिशर्स सिक्स एंड शाह शुजा सिक्स की तरफ से राणा रंजीत सिंह, including that Shah Suja was enthroned with the armed with help of the armies of Sindh। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप। शाह सुजा गिव अप हिज सॉवरेन राइट्स ओवर द सिक्स। नहीं यार, ये दोनों करेक्ट पूछा है, तो दोनों इनकरेक्ट है यार। ये सिंध की हेल्प से नहीं आएंगे, ये सिख की हेल्प से शाह सुजा को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और ये रिटर्न सॉवरेन राइट सिंध को देने की कोशिश कर रहे थे, सिख को नहीं, सिंध को। तो डी इसका आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ये। इट वॉज स्टार्टेड बाय जॉन लॉरेंस। इट वॉज अ रिएक्शन टू द डिजास्टर्स ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर। It rested on the fulfillment of two conditions, one of which that was that no candidate in a civil war sought foreign help। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, बिल्कुल सही। मास्टरली इनएक्टिविटी कभी भी आई, ये पॉलिसी थी जॉन लॉरेंस की। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व्स आपने पढ़ी होगी, ये पॉलिसी थी लिटन की, राइट। और ये दो कंडीशन में फुलफिलमेंट होनी थी, या रिएक्शन था फर्स्ट अफगान वॉर की वजह से इन्होंने ये पॉलिसी फॉलो करी थी। और कोई नो कैंडिडेट इन सिविल वॉर विल सॉट फॉरेन हेल्प, बिल्कुल सही, तीनों सही है। द ट्रीटी ऑफ गैंडमक, इसको देखते ही आपको अफगान वॉर याद आ, दैट वाज साइंड विद द यकूब खान वाज एसोसिएटेड विद सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। द ट्रीटी ऑफ गैंडमक प्रोवाइडेड दैट अ परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट बी स्टेशनड एट काबुल। दोनों ही सही हैं, इतना याद रख लीजिए आप कि क्या यहाँ पर लिखा है, याकूब खान वाज एसोसिएटेड विद द सेकंड अफगान वॉर, ट्रीटी एंड गैंडमक प्रोवाइडेड दैट परमानेंट। ये तो होता ही था, अगर अगर ब्रिटिशर्स ने कुछ ट्रीटी साइन करी है, तो अगर वो जीते हैं तो ये एक अपना रेजिडेंट रखवाएंगे रखवाएंगे। तो बस ये दो ध्यान में रखिए। ट्रीटी ऑफ गंडमक इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान, ट्रीटी ऑफ यान्डबू इज रिलेटेड टू बर्मा, ट्रीटी ऑफ सगौली इज रिलेटेड टू नेपाल, यंग हस्बैंड मिशन इज रिलेटेड टू ल्हासा, दैट इज तिब्बत। आई होप आपको ये सब याद रह रहा होगा। यहाँ गैंडमक की ट्रीटी हुई थी अफगानिस्तान में। Which one of the following statements about the summary settlement of 1856 is correct? Summary statement settlement of 1856. It was the British introduced revenue settlement system in the Maratha area that superseded the Chauth and Sir Deshmukhi system. It was the British introduced revenue settlement system method in Awadh area. No. It was a mechanism created by the British in order to reach an agreement with the princely kingdoms over disputed regions। बिल्कुल सही, यही आंसर है। और इसको एज इट इज आप यहाँ पर इसको ऐसे याद रख लीजिए, बाकी स्टेटमेंट्स में मत पढ़िए, वो कंफ्यूज करने के लिए डाल रखे हैं। ठीक है, एक बार हम देखेंगे, क्विक रिकैप करवाने की कोशिश करूंगा मैं, आपको देखते कितना याद है। ठीक है, आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा और मेरे से एक स्टेप आगे रहिएगा। हमने बंगाल को देखने की कोशिश करी यार। बंगाल में हमने रूलर्स देखे, फ्रॉम मुर्शीद कुली खान टू अलीवर्दी टू सिराज उद्दौला, एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। क्यों थे? क्योंकि इन्हीं ने क्लाइव के साथ लड़े थे एंड हारे थे, और बैटल ऑफ प्लासी में हारे थे। फिर हमने बंगाल में एक और वॉर देखी यार, यहाँ पर कासिम आए, यहाँ पर पहले मिर्जा जाफर आए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, कासिम आए, ये इंपॉर्टेंट बन गए। इन्होंने सोचा ये ब्रिटिशर्स के एक रबर स्टैम्प की तरह काम कर सकते, पपेट की तरह काम कर सकते, लेकिन नहीं करा इन्होंने ऐसा।
इन्होंने किसके साथ करा? शुजा-उद-दौला अवध के एंड शाह आलम टू एम्परर के साथ एक वो करा, सांठगांठ बनाई वर्सेस, ये लड़े किससे फिर? मेजर थॉमस मुनरो, और इनका नाम एक बार चेक कर लेना कौन थे, उनके साथ इन्होंने करे थे ब्रिटिशर्स के। तो और यहाँ पर भी बैटल ऑफ बक्सर के इस वॉर को जाना जाता है, और बंगाल को एनेक्स कर लिया गया, दीवानी राइट्स ले ली गई, निजामत फंक्शन ले लिए गए, एंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 साइन कर दिया गया। बंगाल अनेक्स्ड। मायूसूर में हमने देखा कैसे हैदर अली के साथ पहली फाइट होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है। फिर हैदर अली दूसरी वॉर में बीच में ही वॉर के उसमें ही गॉट डाइड। देन टीपू सुल्तान आते हैं एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करके जाते हैं। देन टीपू सुल्तान खुद ही लड़ते हैं इनसे एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करते हैं, इनके दो बेटों को भी ले जाते हैं। फिर फोर्थ वॉर फाइनल वॉर होती है, इसमें मैसूर अनेक्स हो जाता है। देन वी सॉ मराठा में हमने फर्स्ट देखा ट्रीटी ऑफ सालबाई। देन हमने देखा सेकंड में ट्रीटी ऑफ बसाई, यहाँ पर हमने रघुनाथ राव के करप्ट प्रैक्टिसेस देखा। सेकंड में रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू की वजह से हमने कॉन्फ्लिक्ट देखे। फिर आखिरी में हमने पिंडारी की वजह से देखा, मराठा भी एनेक्स कर लिया गया। फिर हमने सिंध को देखा, सिंध के साथ हमने इटर्नल फ्रेंडशिप देखी। एक रफ आइडिया मैं पूरा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने इसमें अंदर भी पढ़ा क्या क्या है, उसके प्रोविजंस आपको बैठ के एक बार दोबारा देखने हैं, ठीक है। इटर्नल फ्रेंडशिप साइन करी, फिर 1832 में हमने एक और चीज साइन करी। फिर हम यहाँ पर पंजाब के साथ देखते हैं, तो पंजाब में हमने ट्रीटी ऑफ अमृतसर सबसे पहले साइन किया 1809 अराउंड। फिर 1838 में तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, शाह सूजा थे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिनका हमें नाम याद नहीं रहा था उस वक्त, ठीक है। तो हमने ये बंगाल, मराठा, मैसूर, सिंध कैप्चर करवा लिए हैं, एनेक्स करवा लिए हैं। फिर हमने कुछ फॉरेन स्टेट्स को भी देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे उनके साथ वो करा था। तो हमने नेपाल के साथ देखा ट्रीटी ऑफ सगौली, फिर बर्मा के साथ देखा ट्रीटी ऑफ यांडबू, फिर हमने अफगान के साथ भी देखा ट्रीटी ऑफ गैंडमक, सेकेंड अफगान वॉर में हुआ था। हमने यंग हस्बैंड कमीशन किसके साथ देखा? तिब्बत के साथ। तो ये वर्ड एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा वर्ड एसोसिएशन आपको होना चाहिए, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर यार, आई होप आपको मैंने एक आइडिया देने की कोशिश करी है कि हमने क्या क्या पढ़ा है एमसीक्यूज के थ्रू। एक ओवरऑल हमने पूरा रिवाइज करने की कोशिश करा जो भी आपने पढ़ा होगा। इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड कोर्स, तो मेरी भी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि कहाँ तक मेरे को बताना है। थोड़ा ये लंबा भी हो गया होगा वीडियो, क्योंकि एक चैप्टर काफ़ी लंबा है स्पेक्ट्रम में भी, एंड यू वुड अप्रिशिएट दैट कि हमने इसे शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत एक समेटने की कोशिश करी है। सो आई वुड थैंक यू गाइज। एंड जाने से पहले बस एक बार ये देख लीजिएगा आपने रजिस्टर करा है या नहीं करा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दिया है, इंडियन पॉलिटी शुरू हो गया है, एंड आपका एनवायरनमेंट भी शुरू हो गया है। साइड सारे जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो रीस्ट्रेंथन हो। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड सोर्सेज पे ही डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वही आप लोग पढ़ते हो, और हम एक्स्ट्रा नॉलेज वैसे ही नहीं देने चाहते, क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है। Okay, guys, thank you for your patience. Thank you so much. If you have seen it with 100% attention, I would just ask you to just revisit the video again and do the active recalling. Thank you so much.